सभी मित्रों और विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत जिस बिंदु पर अपना व्याख्यान प्रारंभ करने जा रहे हैं उस बिंदु का शीर्षक है अंग्रेजों की बंगाल विजय पार्ट सेकंड। मैं इसे पार्ट सेकंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अंग्रेजों की बंगाल विजय को कल भी हमने एक व्याख्यान के माध्यम से समझने का प्रयास किया था और वो उसका पार्ट फर्स्ट था। और जहां पर हमने कल अपनी बात प्रारंभ की थी वहीं से अपनी बात को आज मैं आगे बढ़ाने का प्रयास है इस व्याख्यान के माध्यम से करूंगा। कल हमने अंग्रेजों की बंगाल विजय के पार्ट फर्स्ट व्याख्यान के अंतर्गत प्लासी के युद्ध तक के घटनाक्रम है उसके बारे में हमने देखा था और प्रत्येक बिंदु की गहनता से पड़ताल की थी। आज का ये पार्ट सेकंड है उसी प्लासी के युद्ध के बाद के घटनाक्रम, जब तक कि संपूर्ण बंगाल पर पूरी तरह से अंग्रेजों की राजनीतिक प्रभुता, राजनीतिक आधिपत्य स्थापित नहीं हो जाता, उन वहां तक की पूरे जो घटनाक्रम है उसको इस व्याख्यान में के माध्यम से हम समझने का प्रयास है वो करेंगे। आज के इस व्याख्यान के अंतर्गत जिन बिंदुओं पर हमारा फोकस रहेगा वो बिंदु है कि प्लासी की लड़ाई के क्या परिणाम हुए। दूसरा, मीर जाफर की नवाबी। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक प्रथम चरण में नवाब रहा था और इसकी नवाबी के दौरान मीर जाफर और कंपनी के बीच में किस प्रकार के संबंध रहे। तीसरे बिंदु के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि मीर कासिम की नवाबी यानी 1760 में जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना और 1763 में जब तक कि उसको नवाबी के पद से नहीं हटाया गया तब तक मीर कासिम और कंपनी के बीच के संबंध है वो किस प्रकार से परिचालित हुए। इसके बाद में चौथे बिंदु के अंतर्गत हम इस व्याख्यान में ये पढ़ेंगे कि बक्सर का युद्ध जो कि अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था, वो बक्सर का युद्ध क्या था, उसका घटनाक्रम क्या था, उसके परिणाम क्या थे और बक्सर के युद्ध के पश्चात जो इलाहाबाद की संधियों को जो रूप दिया गया उन इलाहाबाद की संधियों के प्रावधानों को हम समझेंगे इस व्याख्यान के माध्यम से। इसके अलावा इसी व्याख्यान के अंतिम बिंदु के अंतर्गत हम देखेंगे कि बंगाल का द्वैध शासन क्या था और इसके क्या परिणाम हुए। तो आज का जो अंग्रेजों की बंगाल विजय पार्ट सेकंड व्याख्यान है इसके अंतर्गत हम 1757 की प्लासी की लड़ाई के बाद से लेकर के 1772 ईस्वी तक के घटनाक्रम है उसको विस्तार से समझने का प्रयास है वो करेंगे। आज हम अपने इस व्याख्यान को प्लासी की लड़ाई के परिणामों से शुरू करते हैं। कल हमने अपने पूर्ववर्ती व्याख्यान में ये देखा था कि 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहे थे उनके बीच में प्लासी के मैदान में कहने को एक लड़ाई होती है, लेकिन वो एक मात्र मामूली झड़प थी जिसमें पहले से ही युद्ध का परिणाम, युद्ध का स्वरूप और युद्ध की दिशा तय थी। बंगाल के नवाब के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया और उस षड्यंत्र रचने वालों के हाथ में ही बंगाल के नवाब की सेना की कमान थी। तो जैसा कि पूर्व अपेक्षित था इस युद्ध का परिणाम, इस लड़ाई का परिणाम अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में चला जाता है और ये युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक लड़ाई झड़प मानी जाती है जिसने भारत के इतिहास को एक नवीन दशा और दिशा है वो प्रदान की। तो आज हम बात कर रहे हैं कि प्लासी की उस लड़ाई के परिणाम भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्या हुए, बंगाल के संदर्भ में क्या हुए और इसने कालांतर में भारतीय राजनीतिक स्थिति को और क्षेत्रीय जो तात्कालिक जो क्षेत्रीय शक्तियां थी जो भारत के अलग अलग हिस्सों पर शासन कर रही थी उनके राजनीतिक अस्तित्व को किस प्रकार से प्रभावित किया। अगर हम प्लासी की लड़ाई के परिणामों की बात करें तो एक उसमें तत्कालिक बंगाल के कवि थे नवीन चंद्र सेन। जब प्लासी के युद्ध में बंगाल के नवाब की पराजय हो जाती है, ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हो जाती है और बंगाल के असीमित संसाधनों पर, उसकी बेशुमार दौलत पर जब ईस्ट इंडिया कंपनी का आधिपत्य हो जाता है, अप्रत्यक्ष रूप से वो प्रभाव स्थापित हो जाता है, तो उसी व्यथा को कवि नवीन चंद्र सेन अपने शब्दों में कुछ इस प्रकार से बयां कहते हैं। वो कहते हैं कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ जिसके बाद में भारत में वो सारी उम्मीद है, वो रोशनी है, वो समाप्त हो जाने वाली थी और हुआ भी ऐसा ही। जैसे ही 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी को पराजय मिली तो वो अंग्रेजों के राजनीतिक वर्चस्व का प्रारंभिक बिंदु था भारत में और धीरे धीरे 1857 ईस्वी तक संपूर्ण भारतवर्ष है वो अंग्रेजों के राजनीतिक आधिपत्य का शिकार हो चुका था। भारत एक गुलाम बन चुका था और ये गुलामी 1947 तक बरकरार रहने वाली थी। तो कवि नवीन चंद्र सेन के अगर शब्दों की
बात करें कि भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ, ये अपने आप में प्लासी की लड़ाई के परिणाम और महत्वों को बखूबी बयां करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे इतिहासकार भी रहे हैं जो साम्राज्यवादी विचारधारा के पोषक रहे हैं और जिन्होंने भारत में प्लासी की लड़ाई को भारत में एक सभ्यता, एक प्रगति के युग के रूप में भी चित्रित किया। उनमें थे सर जदुनाथ सरकार। सर जदुनाथ सरकार ने अतिशोक्तिपूर्ण ढंग से, एक पक्षीय ढंग से, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ करते हुए, उस समय की तात्कालिक परिस्थिति को खिलवाड़ करते हुए एक तरफा अपना बयान इस प्लासी की लड़ाई के बारे में वो जारी करते हैं। जदुनाथ सरकार कहते हैं कि भारत में मध्ययुग की समाप्ति और आधुनिक युग के आरंभ का घोतक थी प्लासी की लड़ाई। हालांकि जदुनाथ सरकार के इन शब्दों से सहमत नहीं हुआ जा सकता। ये एक अलग बहस का और ये एक अलग डिबेट का विषय है, उसकी हम इस व्याख्यान में चर्चा नहीं करेंगे। अगर हम प्लासी की लड़ाई के महत्वपूर्ण परिणामों को देखें तो कवि नवीन चंद्र सेन की पंक्ति है, वो प्लासी की लड़ाई के परिणामों को बखूबी बयां करती है। इसके महत्वपूर्ण परिणामों को हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से भी समझ सकते हैं। सबसे पहले आता है सिराज की हत्या कर दी जाती है। कंपनी के हितों को बहाल करने वाला कठपुतली नवाब है वो मीर जाफर है, वो बंगाल का नवाब बन जाता है और कंपनी को सभी प्रकार की व्यापारिक सुविधाएं उस कठपुतली नवाब मीर जाफर के द्वारा बहाल कर दी जाती है और कंपनी के पदाधिकारियों को और कंपनी को अत्यधिक धन की प्राप्ति इस प्लासी की लड़ाई के परिणाम स्वरूप हासिल होती है। कंपनी को वो सभी व्यापारिक विशेष अधिकार, शाही टकसाल में सिक्के डालने के अधिकार की बात हो, कलकत्ता की किलेबंदी करने की बात हो, कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने की छूट हो, दस्तक के रुपए की बात हो, इन सारे विशेष अधिकारों को कंपनी के पक्ष में 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में जब बंगाल के नवाब को पराजय मिलती है और उनकी कृपा से मीर जाफर जब बंगाल का नवाब बनता है तो वो सारे विशेष अधिकार और सारी सुविधाएं हैं वो कंपनी के पक्ष में बहाल कर दी जाती है। इसके अलावा प्लासी की लड़ाई ने अंग्रेजों और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कर्नाटक युद्धों के माध्यम से जो एकाधिकार स्थापित करने के लिए, जो प्रभुत्व स्थापना के लिए जो लड़ाई चल रही थी, जो वर्चस्व की लड़ाई थी, उस वर्चस्व की लड़ाई में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल से प्राप्त संसाधनों, बंगाल में प्लासी में मिली जीत ने वो आत्मसंबल, वो विश्वास और वो एक अतिरिक्त सहायता प्रदान की जिसके कारण से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्णायक जीत है वो हासिल हुई। इसके अलावा मद्रास, जब प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जीत हासिल हो गई और बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन में बैठे हुए डायरेक्टरों को यह लगने लग गया कि बंगाल प्रांत के रूप में, जो कि भारत का सबसे समृद्ध प्रांत है और उसके रूप में एक कामधेनु गाय है उनके हाथ में लग गई है। अब अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए बाहर से किसी भी प्रकार की बहुमूल्य धातु ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी, बंगाल के संसाधनों से ही वो सामान खरीदे जाएंगे और इस प्रकार अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार है वो भारत के पैसों से भारत की समृद्धि को बाहर भेज करके लगातार होता रहेगा। इसके अलावा बंबई, लंदन में बैठे हुए कंपनी के डायरेक्टरों ने ये निर्धारित कर दिया, चूंकि मद्रास का प्रांत अपने आप में इतना समृद्ध है, इतना वैभवशाली है, वहां पर धन का इतना अकूत भंडार है कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी का समस्त खर्चा भी बंगाल से प्राप्त संसाधनों से किए जाने का निर्णय लिया गया। अर्थात बंगाल की जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो क्षेत्र अधिकार था, जिन संसाधनों पर उनका अधिकार हो गया था, उसी से मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी के ईस्ट इंडिया कंपनी के केंद्रों का खर्चा चलाया जाना था। उसके लिए पूरी जो व्यवस्थाएं हैं वो बंगाल के संसाधनों से करने का निर्णय लिया गया। अगर हम बात करें कि मीर जाफर 1757 से 1708 की नवाबी के दौरान मीर जाफर और कंपनी के संबंध किस प्रकार के रहे, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मीर जाफर और दरबार में कुछ नवाब के सैन्य अधिकारियों के साथ मिलकर के ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र के फलस्वरूप सिराजुद्दौला के विकल्प के रूप में मीर जाफर को नवाब के रूप में पेश किया गया। तो नवाब का कंपनी के पक्ष में झुक जाना स्वाभाविक था, चूंकि कंपनी और क्लाइव की कृपा से भी वो नवाब है मीर जाफर बना था। इस कारण से कंपनी को सारी व्यापारिक विशेष अधिकार है वो मीर जाफर को देनी पड़ी और न केवल उन्होंने व्यापारिक विशेष अधिकार बहाल किए, अपितु 1,70,00,000 रुपए का हर्जाना भी कोलकाता पर बंगाल के नवाब के द्वारा हमला करने के एवज में नए नवाब को देना पड़ा। कंपनी के अधिकारियों को बेशुमार उपहार और इनाम है वो बांटे गए। क्लाइव को 20 लाख रुपए दिए गए और 24 परगना की जमींदारी है वो
व्यक्तिगत रूप से क्लाइव के नाम कर दी गई और बाद में यह क्लाइव की व्यक्तिगत जागीर के रूप में भी जानी गई। वाटसन को 10 लाख रुपए व्यक्तिगत तौर पर मिले। इसके अलावा कंपनी और उसके अधिकारी है, उन्होंने मीर जाफर से बहुत सारा धन है वो ऐठा और वसूल किया, लेकिन कंपनी और उसके अधिकारी है वो मीर जाफर से इस धन की निरंतर मांग करते रहे। उनको ऐसा लगता था कि बंगाल वो सोने की चिड़िया है, मीर जाफर वो व्यक्ति है जिससे जब जितने चाहे धन की मांग की जा सकती है और ये कंपनी के एहसानों के नीचे इतना दबा हुआ है, वो किसी भी प्रकार की धन की मांग को इनकार नहीं करेगा और ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में जितना संभव होगा उतनी दौलत, धन संपदा है वो बंगाल के संसाधनों से ईस्ट इंडिया कंपनी को सुपुर्द कर देगा। लेकिन मांग होती है, एक सीमित मांग होती है, एक असीमित मांग होती है। असीमित मांग की, अनलिमिटेड डिमांड की कोई सीमा नहीं होती और असीमित मांग को हर परिस्थिति, हर समय में और लगातार पूरा किया जाना संभव भी नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी के एहसानों के कारण से भले ही सत्ता की उसने स्वाद चखा हो, लेकिन उसके एहसानों के लगातार बोझ का एहसास कराते रहना उस व्यक्ति को स्वयं को परेशान कर देने वाला होता है और ऐसा ही मीर जाफर के साथ हुआ। मीर जाफर कुछ दिनों में कंपनी की असीमित मांग से परेशान हो गया। वह इससे छुटकारा पाना चाहता था लेकिन स्वयं सक्षम नहीं था, क्योंकि खुद ने बंगाल के नवाब के खिलाफ षड्यंत्र करके अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ देकर के वह नवाबी का पद हासिल किया था। तो उसकी सेना से इस प्रकार की निष्ठा है वो मीर जाफर के पक्ष में नहीं की जा सकती थी, क्योंकि मीर जाफर स्वयं एक षड्यंत्रकारी था, स्वयं एक धोखेबाज था, जिन्होंने एक विदेशी शक्ति के हाथे अपने स्थानीय नवाब के साथ गद्दार किया था। लेकिन फिर भी मीर जाफर है वो किसी न किसी प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल और प्रभाव से मुक्त होना चाहता था और उसी समय एक असफल प्रयास है वो डचों के साथ मिलकर के करते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि हर गतिविधि पर बारीकी से नजर रखी हुई थी, उसने बेदारा के युद्ध में 1759 ईस्वी में डचों को निर्णायक पराजय दी और उसके बाद से डचों का भारतीय राजनीति पर प्रभुत्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया। जब मीर जाफर कंपनी को अधिक धन देने में आनाकानी करने लगा तो नवाब के पद पर कंपनी के अधिकारियों ने सोचा कि अब मीर जाफर हमारे किसी काम का नहीं रहा, तो उस समय किसी दूसरे को नवाब बनाने की सोची गई। उस समय मीर जाफर के दामाद मीर कासिम को नवाब के पद पर बिठाने का जो षड्यंत्र है वो रचा गया। वापस एक नई घटना को अंजाम दिया गया और मीर कासिम से इस बात की आश्वासन लिया गया कि वो कंपनी के बेशुमार जो अधिकार दिए गए हैं, फर्रुख शेर के फरमान से जो सुविधाएं मिली हुई है और इसके अलावा विभिन्न क्षेत्र है और कंपनी को पक्ष में बहुत सारे पैसे हैं, वो नवाबी के पद की एवज में मीर कासिम को देने होंगे। मीर कासिम शुरुआत में इस बात के लिए तैयार हो गया क्योंकि मीर कासिम बंगाल का नवाब बनने जा रहा था। मीर कासिम 1760 ईस्वी में बंगाल का नवाब बनता है। इसी समय मीर कासिम के नवाब बनने से कुछ दिन पहले कंपनी का जो सबसे तेज तर्रार अधिकारी था, जिसने प्लासी का पूरा षड्यंत्र रचा था, कंपनी को भारत की एक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित किया था, वो क्लाइव 1760 में इंग्लैंड चला जाता है और उसके स्थान पर हॉलवेल है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में गवर्नर बन जाता है और हॉलवेल के द्वारा ही मीर जाफर को पदच्युत करने का निर्णय लिया गया और मीर जाफर को नवाबी के पद से पदच्युत किया जाना और मीर कासिम को मीर जाफर के स्थान पर नवाब बनाने के इस प्रकरण को तात्कालिक जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सैन्य अधिकारी वेंसिटार्ट ने इस घटना को क्रांति की संज्ञा दी। लेकिन वास्तव में तथ्यों के आधार पर देखा जाए तो ये कोई क्रांति नहीं थी, इससे कोई बहुत बड़ा आमूलचूल बदलाव नहीं आने वाला था। सिर्फ एक कठपुतली नवाब की जगह पर एक दूसरे कठपुतली नवाब को सत्ता पर बिठाना किसी भी प्रकार से क्रांति का द्योतक नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वेंसिटार्ट ने इस घटना को क्रांति कहा। अगर मीर कासिम की नवाबी और के दौरान कंपनी के संबंधों की हम बात करें तो उसे कुछ बिंदुओं के माध्यम से स्पष्टता के साथ हम समझ सकते हैं। कासिम ने नवाबी का पद मिलने के कारण से कंपनी को बर्दवान, मिदनापुर और चटगांव की जमींदारी है वो सौंप दी। इसके अलावा बड़े अंग्रेज अधिकारियों को पारितोष के रूप में, अनुग्रह के रूप में कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए 29 लाख रुपए तक भेंट कर दिए। मीर कासिम वैसे स्वयं योग्य था और कुछ ही दिनों में वो संप्रभु
शासक के तौर पर शासन भी करना चाहता था। संप्रभु शासक का मतलब होता है जो अपने स्वयं के अधिकार क्षेत्र में किसी दूसरे के दखल को पसंद नहीं करता हो, अपने फैसले के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता हो। तो मीर कासिम योग्यता और संप्रभु शासक के तौर पर शासन करना चाहता था, लेकिन संप्रभु शासक के तौर पर शासन करने के लिए जिन सुविधाओं की, जिन योग्यताओं की आवश्यकताएं थी, उन पर मीर कासिम को काम करना था। इसलिए मीर कासिम ने उस दिशा में सैन्य प्रयास करना प्रारंभ किया। उसने अव्यवस्था को दूर करने, राजस्व में जो भ्रष्टाचार हो गया था उसको समाप्त करने, अपनी आय को बढ़ाने के लिए हर संभव स्रोत का इस्तेमाल करने और यूरोपीय तर्ज पर आधुनिक फौज खड़ी करने का प्रयास है वो मीर जाफर की तरफ से किया गया। इसके अलावा मीर कासिम के द्वारा किया गया, कंपनी को मीर कासिम के ये संप्रभुता वाले जो कदम है वो पसंद नहीं थे, क्योंकि कंपनी ये नहीं चाहती थी कि मीर कासिम बंगाल के नवाब पर अपनी संप्रभुता का दावा करे, क्योंकि कंपनी है वो मीर कासिम को भी बंगाल का एक कठपुतली नवाब बना करके रखना चाहती थी, जो कंपनी के इशारों पर चले, कंपनी के कहे अनुसार काम करे, बंगाल की धन दौलत और संपदा सिर्फ कंपनी के हितों के लिए इस्तेमाल की जाए। लेकिन मीर कासिम के कदम जिस तरह से उठाए जा रहे थे वो कंपनी को रास नहीं आ रहे थे। इसी समय मीर कासिम ने यह कहा कि कंपनी को 1717 ईस्वी के फरमान के अनुसार काम करने के लिए कहा, अर्थात कंपनी केवल एक संस्था के रूप में दस्तक का उपयोग कर सकती है और कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करना है तो उस दस्तक का उपयोग नहीं कर सकती और उनको भी भारतीय व्यापारियों के समान उसी प्रकार के आयात निर्यात कर देने होंगे। लेकिन कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी जो स्वयं निजी व्यापार में रत हो गए थे, वो जब मीर कासिम के इस प्रकार की प्रवृत्ति को देखे तो उन्होंने मीर कासिम से वो बेहद खपा हुए। हालांकि इन दोनों पक्षों के बीच में तनाव बढ़ गया, लेकिन जब मीर कासिम ने कंपनी को यह कहा कि 1717 ईस्वी के फर्रुखशियर के फरमान के अनुसार आप व्यापार कीजिए, तो कंपनी ने उसकी बातों से इनकार कर दिया। अब कंपनी पीछे लौटने की स्थिति में नहीं थी, क्योंकि कंपनी इतनी आगे बढ़ चुकी थी, उसका दुस्साहस, उसकी महत्वाकांक्षाएं इस कदर परवान चढ़ चुकी थी कि उनसे पीछे पलटना एक तरह से कंपनी के लिए एक बैकफुट पर जाना होता। अपनी एक प्रकार से अपने को उस प्रतिस्पर्धा और उस दौड़ और वो सारा जो मुकाम हासिल किया था उनका त्याग करना पड़ता और कंपनी इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। इससे मीर कासिम को जब ये लगा कि वो दस्तक के दुरुपयोग को बंद नहीं करा पा रहे हैं, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी निजी व्यापार के लिए न केवल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि भारतीय व्यापारियों को भी वो दस्तक है वो पैसे लेकर के बेच रहे हैं, इससे ईमानदार भारतीय सौदागर और व्यापारी है उनको भारी भरकम कर चुकाना पड़ता था। तो मीर कासिम ने परेशान होकर के सभी भारतीयों को उसी प्रकार की व्यापारिक रियायतें देने के लिए सभी भारतीय व्यापारियों और सौदागरों को कर मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान कर दी। जैसे ही मीर कासिम के द्वारा सभी भारतीय व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा प्रदान की गई तो इसे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है वो आग बबूला हो गई, क्योंकि उसके राजस्व का एक बहुत बड़ा भाग है जो कि वो दस्तक के दुरुपयोग के माध्यम से भारतीय व्यापारी और कंपनियों से वो लेते थे। भारतीय व्यापारी और कंपनियों को बहुत सारा आयात निर्यात कर देना पड़ता था, जबकि अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके अधिकारी और कर्मचारी अपने निजी व्यापार के लिए भी किसी प्रकार के कर है वो नहीं देते थे। तो इन परिस्थितियों में कंपनी के राजस्व को हानि हुई और वो जैसा कि मैंने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्रकृति में एक व्यापारिक संस्था थी और व्यापारिक संस्था किसी भी प्रकार के आर्थिक हानि को स्वीकार नहीं कर सकती थी। इससे मीर कासिम और कंपनी के बीच में तनाव बढ़ गया, लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। और इसी समय जब मीर कासिम को लगा कि रोजमर्रा के कार्यों में ईस्ट इंडिया कंपनी का दखल बढ़ सकता है, तो मीर कासिम है वो बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद को हटा करके मुंगेर ले गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के सर के ऊपर से पानी जा चुका था, वो इससे ज्यादा मीर कासिम की नवाबी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थी। 1763 ईस्वी में कई झड़प हुई और उसके बाद मीर कासिम को नवाब के पद से हटाकर पुनः मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। अब मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी तक बंगाल का नवाब रहता है, क्योंकि मीर कासिम अपनी संप्रभुता के साथ किसी भी प्रकार का समझौता करने के पक्ष में नहीं था। मीर कासिम जब 1763 में बंगाल के नवाब के पद से पदच्युत कर दिया जाता है तो वह भागकर अवध के नवाब के पास चला जाता है, जहां पर मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय पहले से ही विद्यमान रहते हैं। कंपनी के बढ़ते प्रभाव और आगामी खतरों के मद्देनजर तीनों का एक संयुक्त सैन्य गठबंधन बन जाता है और ये तीनों का संयुक्त
सैन्य गठबंधन है वो बक्सर के युद्ध की नींव है वो रख दी जाती है। होता क्या है कि 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को कैप्टन हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली इंग्लिश सेना और 3 भारतीय शक्तियों के संयुक्त गठबंधन वाली सेना के बीच में लड़ाई होती है। और यहां पर यह वास्तव में एक युद्ध था, अपनी प्रकृति में युद्ध था, जिसमें एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में सैनिक थे और दूसरी तरफ तीनों भारतीय शक्तियां अर्थात मीर कासिम की सेना थी, अवध के नवाब की सेना थी और तात्कालिक भारत के मुगल बादशाह शाह आलम है, वो तीनों की संयुक्त सेना एक दूसरे पक्ष में खड़ी हो जाती है। युद्ध का निर्णायक जो फैसला है ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में चला जाता है। इस बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो अपने आप में काफी योग्य और प्रतिभाशाली सेना नायक थे। हेक्टर मुनरो ने जब बक्सर के युद्ध की शुरुआत की, उसकी पूर्व संध्या पर उनके पास सिर्फ 3 दिन की रसद थी। तो हेक्टर मुनरो ने यह कहा कि इन 3 दिन की रसद से ही, इन 3 दिन के अंदर ही हमें बक्सर में यह निर्णायक लड़ाई है उसको जीतनी है, या तो जीतनी है या हमें युद्ध के मैदान में मर जाना है, लेकिन पीछे नहीं हटना है। और इतने जब अदम साहस और इतने आत्मविश्वास से भरे हुए अंग्रेजी सेना नायक हो तो तीनों भारतीय शक्ति हैं उनको पराजय का सामना करना पड़ा। और इस प्रकार से बक्सर के युद्ध का जो परिणाम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के पक्ष में चला जाता है। और बक्सर का युद्ध है वो युद्ध था जिसने प्लासी के युद्ध की जो पटकथा जो प्रारंभ हुई थी प्लासी के युद्ध से, उसमें बक्सर के युद्ध ने एक तरह से पूरी तरह से स्टैंप लगा दिया, मोहर लगा दी, अंग्रेजों के राजनीतिक प्रभुत्व को पूरी तरह से स्थापित कर दिया। किसी भी भारतीय शक्तियों में अंग्रेजों की श्रेष्ठता और अंग्रेजों के राजनीतिक दावे को लेकर के अब किसी भी प्रकार का शक और शुबा है वो नहीं रह गया था। बक्सर के युद्ध के परिणाम की अगर हम बात करें तो कंपनी की सैनिक श्रेष्ठता सभी समकालीन भारतीय शक्तियों पर छा गई। उस समय की जितनी भी भारतीय शक्ति थी उन्होंने इसे गंभीरता से लिया। प्लासी से जो प्रक्रिया शुरू हुई थी उसे अंतिम परिणति तक इस युद्ध ने पहुंचाया। कंपनी को समकालीन भारतीय शक्तियों के बराबर लाकर के खड़ा कर दिया, अर्थात मुगल साम्राज्य के विकेंद्रीकरण से जो क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हुआ था उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी भी अपनी क्षेत्रीय राजनीतिक प्रभुता का दावा कर सकने की स्थिति में इस बक्सर के युद्ध में मिली हुई विजय के बाद में कर सकने की स्थिति में थी। बंगाल का नवाब है, इस युद्ध के बाद अवध का नवाब मुगल बादशाह कंपनी की दया के पात्र बनकर के रह गए और इस युद्ध के परिणामों को अंतिम रूप से अमली जामा पहनाने का जो दायित्व है वो लंदन से रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया गया और रॉबर्ट क्लाइव ने आकर के ये बक्सर के युद्ध जो हुआ था और उसके बाद के परिणामों को सेट करने के लिए क्लाइव के माध्यम से कई संधियां की गई और इनमें से इलाहाबाद के नाम से 2 संधि की गई और इलाहाबाद के नाम से 2 संधि की गई। इनमें से एक संधि अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ की गई और दूसरी इलाहाबाद की संधि मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के साथ की गई। बंगाल में दोहरा शासन भी इस बक्सर के युद्ध का परिणाम था कि अब बंगाल में उस तरह के नवाबों को ढील नहीं दी जा सकती थी ताकि वो फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए किसी भी प्रकार की समस्या पैदा कर सके। और रॉबर्ट क्लाइव जिसने प्लासी के युद्ध से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में राजनीतिक सत्ता के रूप में स्थापित करने का प्रारंभिक काम किया गया था, अब उस सत्ता को पूरी तरह से मजबूती से स्थापित करने का काम भी लंदन में बैठे हुए कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स ने अपने सबसे विश्वस्त सेना नायक, अपने सबसे विश्वस्त अधिकारी कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव को यह जिम्मा दिया। और रॉबर्ट क्लाइव ने एक रणनीति के तहत न केवल बंगाल में दोहरा शासन स्थापित किया बल्कि अवध के नवाब मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को भी अपना दया का पात्र बना करके रख दिया। अब हम बात करते हैं कि इलाहाबाद की संधियों के माध्यम से एक्चुअल में क्या हुआ। इस नाम से क्लाइव के द्वारा 2 संधियां की जाती है। दोनों संधियां जुलाई के प्रथम पखवाड़े से पहले ही संपन्न हो जाती है। प्रथम संधि अगर इलाहाबाद की हम बात करें तो यह प्रथम संधि कंपनी और अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के बीच होती है। इस संधि के कुछ प्रावधान होते हैं कि अवध के नवाब को कंपनी को हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए देना होगा। इसके अलावा दूसरी जो शर्त होती है इस संधि की वो ये रहती है कि इलाहाबाद और कड़ा के जिले कंपनी को अवध के नवाब को सौंपने पड़ेंगे। इसके अलावा बलवंत सिंह की जमींदारी को मान्यता देनी पड़ेगी। चौथी और महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपनी अधिकांश सेना कंपनी के मातहत रखनी होगी अवध के नवाब को, अर्थात अवध के नवाब को अधिकांश अपनी सेना को भंग करना होगा और अवध के नवाब की रक्षा के लिए एक इंग्लिश फौज है, एक कंपनी की सेना है, वो अवध के दरबार में रहेगी और उस सेना का जो खर्चा है उसका भरण पोषण है पूरी तरह से अवध के
संसाधनों से किया जाएगा। इस कंपनी की एक महत्वपूर्ण शर्त थी जिसके बाद से अवध का नवाब है वो कंपनी का मातहत बन करके रह जाता है। द्वितीय संधि हुई मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और कंपनी के बीच में। इस द्वितीय संधि के तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी का अधिकार है वो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के द्वारा अनुसमर्थित कर दिया जाता है। मुगल बादशाह को इलाहाबाद और कड़ा के जिले हैं वो अवध के नवाब से लेकर के कंपनी ने उसकी एक तरह से जागीर के रूप में उसको दे दिए जाते हैं। साथ ही 53 लाख रुपये निजामत के लिए अर्थात मुगल बादशाह को अपने प्रशासन को चलाने के लिए 53 लाख रुपये वार्षिक और व्यक्तिगत खर्चे के लिए 26 लाख रुपए कंपनी की तरफ से मिलना तय हुआ। बादशाह को इलाहाबाद के किले में कंपनी के संरक्षण में रहना होगा, अर्थात बादशाह इलाहाबाद के किले को छोड़कर के कहीं नहीं जा सकता। और इसका परिणाम यह हुआ कि 1765 से 1771 तक तत्कालीन भारत का मुगल बादशाह, जिसका एक समय पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर जिसकी सल्तनत व्याप्त थी, जिसका प्रभाव था, संप्रभुता थी, आज वो ईस्ट इंडिया कंपनी के केवल एक पेंशन याफ्ता बनकर के आगामी 6 साल तक इलाहाबाद के किले में कैद बनकर रहता है। और 1771 ईस्वी में मराठा पेशवा माधवराव प्रथम के एक महत्वपूर्ण मराठा सरदार महाजी सिंधिया के द्वारा उसको उस कैद से मुक्त कराया जाता है और 1772 में दिल्ली में लाकर के स्थापित किया जाता है। उससे पहले कि हम बेबसी को मुगल बादशाह के साथ जो कुछ हुआ कि इलाहाबाद के किले में एक बंदी बनकर के एक पेंशन याफ्ता बनकर के रहना पड़ता है, ये सब बक्सर के युद्ध के परिणाम थे जो इलाहाबाद की संधि के रूप में हमारे सामने प्रकट होते हैं। अब हम अगर बात करें कि बंगाल के द्वैध शासन को हम अगर देखें कि बंगाल का द्वैध शासन क्या था, जब बक्सर का युद्ध हुआ 1764 ईस्वी में और बक्सर के युद्ध में तीनों भारतीय शक्तियों की ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में पराजित हो जाती है, तो चूंकि मीर जाफर से और 1765 ईस्वी तक के घटनाक्रम में ईस्ट इंडिया कंपनी को यह सबक मिला था कि बंगाल के नवाबी के पद को उस तरह से खुला नहीं छोड़ा जा सकता ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक हितों पर चोट करे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो मुकाम हासिल किया है उनको एक तरह से चुनौती दें, इसलिए क्लाइव को इस काम के लिए भेजा गया। और क्लाइव है वो जब भारत आया तो उसने सबसे पहले जो काम किया वो यही था कि बंगाल के नवाब को पूरी तरह से कठपुतली बना करके नाम मात्र का बना करके रखा जाए। और इस काम को अंजाम देने के लिए जब 1765 में मीर जाफर की मृत्यु के बाद में उसका बेटा निजामुद्दौला बंगाल का नवाब बन जाता है, तो 20 फरवरी 1765 ईस्वी को बंगाल के नवाब निजामुद्दौला के साथ कंपनी की एक संधि की जाती है जिससे द्वैध शासन नामक व्यवस्था अस्तित्व में आती है। द्वैध शासन व्यवस्था को अगर हम समझे तो यानी शासन और सत्ता के दो दावेदारों का एक साथ होना, एक थी बंगाल के नवाब की सत्ता, दूसरी थी कंपनी की सत्ता। बंगाल के नवाब के पास में सिर्फ जिम्मेदारी थी, सिर्फ दायित्व था, किसी भी प्रकार की कोई शक्ति राजस्व के अधिकार नहीं थे। लेकिन कंपनी के पास में शक्ति थे, अधिकार थे, लेकिन प्रजा की तरफ से कोई जिम्मेदारी और कोई दायित्व नहीं था। तो ये था बंगाल का द्वैध शासन की व्यवस्था। अगर हम द्वैध शासन को थोड़ा ढंग से समझें तो एक्चुअल में हुआ क्या कि इस 20 फरवरी 1765 ईस्वी को जो बंगाल के नवाब के साथ कंपनी की संधि हुई, इसके अनुसार कंपनी के द्वारा नायब सूबेदार, जिसे हम कहें उप नाजिम की नियुक्ति बंगाल के निजामत के लिए की जाती है। बंगाल के प्रशासन से संबंधित सभी शक्तियां इस नायब सूबेदार यानी उप नाजिम को ही प्रदान की जा सकती है की गई कंपनी के द्वारा ही इस नायब सूबेदार यानी उप नाजिम को नियुक्त किया जाता था और बंगाल के नवाब को कोई भी फैसला लेने का अधिकार नहीं था। और इस उप नाजिम को बंगाल के नवाब के दरबार में रहना था और सभी प्रशासनिक फैसले, सभी राजनीतिक नियुक्तियां इस नायब सूबेदार के द्वारा की जानी थी। इस तरह से बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था लागू हुई, एक नवाब की दोहरी शासन व्यवस्था, दूसरी कंपनी की। जैसा कि मैंने कहा कि नवाब के पास दायित्व था, जिम्मेदारी था, अगर जनता को कोई शिकायतें हुई तो वो सिर्फ नवाब से सकती थी, किंतु नवाब के पास उस जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए ना तो शक्ति थे, ना अधिकार थे, ना संसाधन थे, क्योंकि शक्ति, अधिकार और संसाधनों पर ईस्ट इंडिया कंपनी का मजबूत पहरा स्थापित हो गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में वो चले गए थे, जबकि कंपनी के उपनाजिम के पास शक्ति और अधिकार थे लेकिन किसी भी प्रकार के कोई दायित्व है वो नहीं थे।
ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो सबसे पहले जो नायब सूबेदार बनाया, उप नाजिम बनाया, उस पर मोहम्मद रजा खां को नियुक्त किया। मोहम्मद रजा खां को न केवल बंगाल का नायब सूबेदार बनाया गया, अभी तो बंगाल का दीवान भी नियुक्त कर दिया गया। यह व्यवस्था, द्वैध शासन की यह व्यवस्था बंगाल के प्रशासन के लिए 1765 से और 1772 ईस्वी तक जब यह व्यवस्था रही तो बंगाल के लिए यह व्यवस्था अराजकता का कारण बनी, दुखों का कारण बनी। बंगाल में चारों तरफ दुर्भिक्ष है, उनका प्रकोप बढ़ गया। कंपनी और उसके कर्मचारियों ने इसकी आड़ में बंगाल का भयंकर शोषण किया। उन्होंने भारतीय हस्तशिल्पों कारीगरों को कम कीमत पर सामान बेचने के लिए बाध्य किया। इसके अलावा भारतीय पैसों से भारत का ही सामान खरीद करके यूरोप में बेचा जाता था। भारतीय धन का बेतहाशा तरीके से बंगाल से बाहर यूरोप के देशों में निष्कासन होने लगा। इसलिए इन 7 सालों के दौरान भारत का जो बंगाल प्रांत है, जो कभी भारत की समृद्धि में सबसे महत्वपूर्ण था, न केवल भारत की समृद्धि बल्कि एशिया में विभिन्न देशों की समृद्धि में बंगाल की समृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण स्थान आता था। इस द्वैध शासन की व्यवस्था के दौरान जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल का जबरदस्त शोषण किया, जबरदस्त बेतहाशा लगान वसूल किया, हस्तशिल्प कारीगरों को कम कीमत पर सामान देने के लिए बाध्य किया, कृषि में किसानों से ज्यादा लगान वसूल किया, इसने बंगाल को एक तरह से गरीबी के कगार में धकेल दिया। बंगाल में इतनी निर्लज्जतापूर्ण लूट की गई कि बंगाल जो एक वैभव और संपन्नशाली प्रांत था, वो वैभव और संपन्नशाली प्रांत है, वो भारत के सबसे दरिद्र प्रांत की श्रेणी में जाकर के ठहर गया। अगर हमें इस ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वैध शासन के बंगाल के संदर्भ में दुष्परिणाम को समझना है तो 1770 ईस्वी में बंगाल में एक भयंकर अकाल आता है। और उस भयंकर अकाल की आप विडंबना देखिए कि जब बंगाल भारत का सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाला स्टेट था और उसमें जब अकाल पड़ता है तो लोगों के पास खाने के लिए रोटियां नहीं होती, क्योंकि किसान है, उसकी अधिकांश उपज है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा राजस्व के रूप में ले ली जाती है। उस अनाज का बाहर निर्यात कर दिया जाता है और लोगों के पास, जो किसान उत्पादक थे, उनके पास खाने के लिए रोटियां नहीं होती है। और इतना भयंकर अकाल पड़ा कि उसमें पूरी मानवता शर्मसार हो गई। जब इंसान ने इंसान को अपना भोजन बनाया, इंसान ने मरी हुई लाशों को खाना प्रारंभ कर दिया, तो इतनी भयानकता, इतनी भयावहता और इतने भयंकर आर्थिक शोषण का दूसरा जो घटनाक्रम है, न केवल भारतीय इतिहास में अपितु विश्व इतिहास में भी नहीं देखा जा सकता। इस द्वैध शासन के अगर दुष्परिणामों को हम समझें तो प्रशासनिक व्यवधान इस कारण से उत्पन्न हुआ, क्योंकि लोगों को अगर कोई समस्या होती तो उनको यह समझ में नहीं आता था कि अपनी समस्या के समाधान के लिए किस प्रकार से जाएं। जब कंपनी के पास जाते तो कंपनी कहती थी कि आपके नवाब, तो आप नवाब के पास जाइए क्योंकि आप नवाब की जिम्मेदारी हो, नवाब का दायित्व। लेकिन जब नवाब के पास जाती तो नवाब बेबसी से कहता कि उनकी समस्या के समाधान का आश्वासन देता, लेकिन बेचारा नवाब क्या करता, क्योंकि नवाब के पास ना शक्ति थे, ना अधिकार थे, ना संसाधन थे। तो एक प्रकार से प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न हो गया। लोगों को यह समझ में नहीं आया कि अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कहां जाया जाए, क्योंकि ये दोहरा शासन वो एक आवरण ओढ़ लिया था जिसमें अधिकार किसी के पास थे, दायित्व किसी के पास था, शक्ति किसी के पास थे, जनता की जिम्मेदारी किसी और के पास थी। इसी द्वैध शासन के दौरान कृषि का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। जैसा कि मैंने कहा, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राजस्व वसूल करने का जब अधिकार मिल जाता है तो राजस्व वसूल करने के अधिकार के फलस्वरूप बेतहाशा कृषि से ज्यादा लगान वसूल किया गया, जिसके कारण से किसानों ने उस तरह से जोश से फसलों को उपजाना बंद कर दिया, क्योंकि जब उनको 2 वक्त की खाने के लिए रोटी भी इतनी कमर तोड़ मेहनत के बाद नहीं मिलती तो खेती के प्रति उनका उत्साह और जोश है वो जाता रहा और इससे कृषि को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। उद्योग और दक्षता का पतन हुआ। हस्तशिल्प कारीगरों को कम कीमत पर सामान बेचने के लिए बाध्य किया गया। उनको अग्रिम पेशकश है, बहुत कम राशि पर अग्रिम पेशकश के रूप में करार कर लिया जाता था और निर्धारित शर्तों पर कंपनी को वो उनको सामान देना होता था। और हस्तशिल्प कारीगरों को अपने सामान को किसी दूसरे को बेचने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया था। इस प्रकार से देखा जाए तो उद्योग और दक्षता का पतन हो गया। हस्तशिल्प कारीगरों ने कंपनी के लिए इस तरह से शोषणकारी परिस्थितियों में काम करने से मना कर दिया। खुद कई हस्तशिल्प कारीगरों ने स्वयं ने अपने हाथ काट लिए। इस प्रकार से देखा जाए तो उस उद्योग और दक्षता का पतन है इस द्वैध शासन की व्यवस्था के कारण हुआ। कंपनियों के कर्मचारियों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला और ये भ्रष्टाचार
भ्रष्टाचार इस कदर हावी हो गया था कि कंपनी के कर्मचारी भी निजी रूप में भारतीय जो हस्तशिल्प कारीगरों का, भारतीय किसानों का बेतहाशा शोषण करते थे। और कंपनी के कर्मचारियों में बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार वो क्लाइव के लिए एक चिंता की बात थी। ये वही क्लाइव थे जिन्होंने घूस देकर के कलकत्ता को अधिकार किया था, लेकिन अब क्लाइव 1765 ईस्वी में एक नई भूमिका में आए थे और क्लाइव ने कंपनी के कर्मचारियों में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक ट्रेड सोसाइटी बनाई जाती है और कंपनी के कर्मचारियों को सभी प्रकार के निजी व्यापार करने से, किसी भी भारतीय से उपहार और रिश्वत लेने से प्रतिबंधित कर देता है। लेकिन नमक है, तंबाकू और सुपारी पर सिर्फ कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार है उसकी एक छूट दे दी जाती है, अर्थात सिर्फ कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी नमक, तंबाकू और सुपारी का व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा जब क्लाइव ने इस प्रकार का प्रयास किया कि कंपनी के कर्मचारियों में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, नैतिकता का पतन हो रहा है और नैतिकता के पतन को रोकेंगे, भ्रष्टाचार को रोका जाए तो कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों को जो आर्थिक क्षति होगी उसको देने का प्रबंध भी कंपनी की तरफ से किया जाए। लेकिन कंपनी के अधिकारी और कर्मचारी भ्रष्टाचार में इस कदर अकंठ रूप से डूब चुके थे न कि उन्होंने बंगाल की जनता का बेतहाशा शोषण किया और बंगाल का द्वैध शासन पूरी दुनिया में ब्रिटेन की बदनामी का कारण बना और जिसकी परिणति ये हुई कि 1772 ईस्वी में जब वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के गवर्नर बनकर के आते हैं तो वो इस द्वैध शासन की व्यवस्था का समापन कर देते हैं और बंगाल को प्रत्यक्ष ब्रिटिश राजनीतिक नियंत्रण में ले लिया जाता है। इस प्रकार 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई से जो सिलसिला प्रारंभ होता है वो 1757 ईस्वी से प्रारंभ होता है। 1764 बंगाल में द्वैध शासन इलाहाबाद के संधियों से होता हुआ 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा बंगाल का प्रत्यक्ष अधिग्रहण कर लिया जाता है और बंगाल भारत का वो पहला प्रांत था जिस पर ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हुआ। बाद में बंगाल के संसाधनों और बंगाल से खड़ी गई एक विशाल फौज के बदौलत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो सिलसिला प्रारंभ किया, भारत को जीतने का वो दौर प्रारंभ किया जिसमें संपूर्ण भारत है वो 1856-57 ईस्वी तक पूरी तरह से ब्रिटेन के राजनीतिक आधिपत्य और नियंत्रण में आ चुका था। भारत एक पूरी तरह से ब्रिटेन का उपनिवेश बन चुका था। आज इसी के साथ बंगाल पर ब्रिटिश विजय, बंगाल पर अंग्रेजों की विजय का ये व्याख्यान, इसके दोनों पार्ट है वो समाप्त होते हैं। कल एक नवीन बिंदु के साथ एक बार फिर से मैं आप सभी के समक्ष उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।